साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, फ़िलिस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट 70 सालों से चली आ रही है। आए दिन बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों की लाश और खून इसराइल बहाता है और पूरी दुनिया एक तमाशाबीन बनी बैठी है, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता है। इसराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। जहाँ इस बड़े इश्यू पर एक ग्लोबल एक्शन की सख्त ज़रूरत है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज़ दुनिया की, खासकर मुस्लिम कंट्रीज़ इसराइल के करीब होती जा रही हैं, उनके सामने घुटने टेक रही हैं, उनसे एक पीस ट्रीटी साइन कर रही हैं, जो कि एक बुज़दिली है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसराइल के खिलाफ। बस दुनिया के सामने लोग हमदर्द बने बैठे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़लस्तीन के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स और एलाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अभी भी किसमें जान और बाकी है और उनका ज़मीर ज़िंदा है, कौन खुलकर उनके सामने आ रहा है और कौन बैकडोर की बात कर रहा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। 1988 PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पूरी दुनिया भर में पैलेस्टीनियन कॉज को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और फिर 1993 में ओस्लो एकॉर्ड के तहत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जन्म हुआ। पैलेस्टीनियन कॉज की आवाज़ पूरी दुनिया में उठाने के लिए PLO ने लोगों से यानी सारे देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करना शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं इसी मेहनत की वजह से 138 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स आज पैलेस्टीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें खासकर रशिया, चाइना, अरब लीग के सारे मेंबर्स और अफ्रीका के सारे देश एक्सेप्ट कैमरून और एरिट्रिया को छोड़कर, और इसमें इंडिया भी शामिल है। साथियों, जिन्होंने फ़िलिस्तीन को आज भी एज ए कंट्री, एज ए स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें बड़े बड़े देशों में, इम्पॉर्टेंट देशों में USA है, कनाडा है और UK है। वो भले ही फ़लस्तीन से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए हुए हैं, लेकिन एज ए कंट्री वो उसको सपोर्ट नहीं करते। 2011 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने पैलेस्टीन 194 करके एक मूवमेंट चलाया, जिसमें वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी आवाज़ को उठाना चाहती थी और पूरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, एज ए कंट्री अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहती है। लेकिन USA के वेटो की वजह से आज तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। साथियों, ये था फ़िलिस्तीन का इंटरनेशनल रिकग्निशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंट्री हैं जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती हैं और कौन सी कंट्री हैं जो न्यूट्रल हैं। साथियों, हम फ़िलिस्तीन के सपोर्टर्स को, अलाइज को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और लाइन बाय लाइन हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री किस कैटेगरी में आती है। जो पहली कैटेगरी आती है उसमें वो देश हैं जो फ़िलिस्तीन को आज भी एक इलीगल स्टेटहुड मानते हैं और उसे एक देश एक्सेप्ट नहीं करते। इसमें वेस्ट एशिया और अरब लीग के लगभग सारे देश आते हैं, एक्सेप्ट कुछ देश हैं जैसे UAE है, बहरीन है, जॉर्डन है, मोरक्को है, इजिप्ट है और सूडान है। इन देशों को छोड़कर लगभग सारे देश फ़िलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं और इलीगल मानते हैं इसराइल के क्रिएशन को। और अगर हम वेस्ट एशिया के बाहर की बात कर लें, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला और सारे मुस्लिम कंट्रीज़, लगभग जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब जो है फ़िलिस्तीन के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। हम दूसरी कैटेगरी के देशों की बात कर लें तो इसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जो फ़िलिस्तीन और इसराइल दोनों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मिडिल ग्राउंड की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी के देशों की अगर हम बात करें तो वो तुर्की है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, बहरीन है और UAE है। तुर्की के बारे में साथियों हम जानते हैं, जब से सेकुलर आइडियोलॉजी का डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, रजब तैयब एर्दोगान की जब से सियासत वहाँ पे चल रही है, तो एक थोड़ा सा चेंज, फॉरेन पॉलिसीज़ में एक बदलाव हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर अभी कुछ हाल फिलहाल वर्षों में, सालों में, महीनों में कह लीजिए, तुर्की जो है एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहा है फ़िलिस्तीन को, खासकर OIC में जब मीटिंग्स होती हैं। और अगर हम बात करें UAE की, तो वो बार बार इसराइल से पीस ट्रीटी की बात करता है और उसने पीस टॉक कर भी ली है और वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की बात करता है। अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट फ़िलिस्तीन को सपोर्ट तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमास का क्रिटिकल है और वो इसलिए है क्योंकि इजिप्शियन जो सिटीजन्स हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड और सिंपैथी की बात करते हैं फ़िलिस्तीन से, और इजिप्ट की गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये हमारी पॉलिसीज़ के लिए कहीं ना कहीं खतरा है।
और हम वहीं पर यह भी देखते हैं कि इजिप्ट ने इसराइल से पूरी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर रखी हैं, बना रखी हैं। अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात कर लें तो इसमें वो देश आते हैं जो फिलिस्तीन और इसराइल दोनों कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज तो करते हैं मगर हर मामले में न्यूट्रल होते हैं और एग्रेशन का जिम्मेदार दोनों कंट्रीज़ को ठहराते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसमें खासकर वो देश हैं जिनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीजन 60% ऑयल रिजर्व, दुनिया भर का 60% ऑयल रिजर्व कंट्रोल करता है और इसलिए ये देश इसराइल के वर्ल्ड पावर राइजिंग और यूएस के फुल सपोर्ट की वजह से इसराइल को इग्नोर नहीं कर पाते। और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट देश हमारा इंडिया खुद है, क्योंकि हम देखते हैं 1992 तक इंडिया फिलिस्तीन को एग्रेसिवली सपोर्ट करता था, लेकिन जब से 1992 में इसराइल और इंडिया के दरमियान फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए हैं, तब से इंडिया हम देखते हैं कि बैकडोर स्टेप की बात कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया फिलिस्तीन को सपोर्ट भी करता है और कहीं ना कहीं हमास की आलोचना भी करता है, और जो इसराइल अटैक करते हैं तो वो कहता है कि ये रिटेलिएट मेजर है। हम चाइना को भी इसी फहरिस्त में ठहरा सकते हैं साथियों, वो भी पीस ट्रीटी की बात करता है और कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन का हल ना निकल पाना यूएस के वेटो को जिम्मेदार ठहराता है। चाइना के साथ रशिया को भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर हम चौथी और आखिरी कैटेगरी की बात करें साथियों तो इसमें वो देश आते हैं जो इसराइल को एज ए कंट्री स्टेट एक्सेप्ट करते हैं मगर कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट की बायलैटरल एंडिंग चाहते हैं, यानी इस इशू का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ यही दोनों देश लें, यानी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच बैठकर हो। इसमें दुनिया जो है बीच में अपनी टांग ना अड़ाए, इन देशों का ये मानना है। इस चौथी कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट देश साथियों जो है वो यूएस है। वो इसराइल का फुली सपोर्टर है, एलाई है और वो कहीं ना कहीं एक लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है और फुली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है इसराइल को, मगर डोमेस्टिक पॉलिसीज में सिंपैथी की वजह से फिलिस्तीन को फुली निगलेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए फिलिस्तीन से उसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कायम कर रखी हैं। दूसरी कंट्री इसमें जो आती है इंपॉर्टेंट वो साथियों है यूके। हम जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का, फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट है, जो जड़ है, वो कहीं ना कहीं यूके से ही जाकर जुड़ता है। इस पे अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये था एक लार्ज ओवरव्यू पूरी दुनिया भर के देशों का। अब हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के देशों में कौन कौन से देश हैं जो फ़लस्तीन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं या एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला देश इसमें जो है मिडिल ईस्ट में वो ईरान है। अगर हम बात करें साथियों, ईरान उन देशों में से एक देश है जिसने इसराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था उस दौर में, लेकिन 1975 ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद खामनेई के पावर का राइज हुआ और उसने कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स खेली और रिलीजन का पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा रोल हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो है ईरान ने अपना रिकॉग्निशन वापस ले लिया इसराइल से और फिर आज वो एक फ़लस्तीन का एक बहुत ही बड़ा सपोर्टिव मेंबर बना बैठा है ईरान। दूसरी कंट्री की अगर हम बात करें साथियों, सीरिया इसलिए आज फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक ईरान का स्ट्रॉन्ग एलाई है। और दूसरी वजह जो सीरिया आज एंटी इसराइल बना बैठा है वो ये है कि गोलान हाइट्स जो 1967 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था, उसको वापस लेने के लिए सीरिया जो है आज फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है और इसराइल का दुश्मन है। लेबनान, ये साथियों हिजबुल्लाह का घर बताया जाता है और ये एक एंटी इसराइल शिया ग्रुप है। जॉर्डन, वैसे तो इसराइल के साथ इसने पीस ट्रीटी की बात की है और इसने नॉर्मलाइज कर लिया है सब कुछ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जॉर्डन फ़लस्तीनियन के सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ जो पूरी दुनिया में कहीं अगर बसते हैं तो वो जॉर्डन में ही पाए जाते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं सिटीजनशिप भी देती है। तुर्की, वैसे तो तुर्की भी उन देशों में आता है जो इसराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी और सियासत थी वो कुछ और थी, सेकुलर आइडियोलॉजी थी और अब जो है सिचुएशन और पॉलिसीज़ कुछ फ़र्क देखने को मिल रही हैं। उसमें अर्दोगान जो है आजकल खासकर फ़लस्तीन के चैम्पियन बने बैठे हैं पूरी दुनिया के सामने। OIC में और जगह जगह की मीटिंग्स में वो फ़लस्तीन को फुली सपोर्ट करते हैं और एग्रेसिवली सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, नज़र आते हैं। सऊदी अरब, फ़लस्तीन अथॉरिटी को सऊदी अरेबिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करता हुआ चला आया है, लेकिन हाल फिलहाल सालों में अगर हम बात करें तो यूएस की तरफ इसके बढ़ते हाथ और दोस्ती की वजह से ये जो है अब जो है हमास को भी फंडिंग करना कम कर दिया है और कहीं ना कहीं सऊदी अरब की ईरान से दुश्मनी की वजह भी ये है कि वो यूएस की तरफ झुकाव ज़्यादा कर रहा है और इसराइल के लिए सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर रहा है और पीस टॉक की बात कर रहा है। साथियों, इस पूरी वीडियो का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश बचता हो जो फ़लस्तीन
कॉज को, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो डिमांड्स हैं, लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता हुआ, थोड़ा सा या ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखता है। और कोई भी देश ऐसा नहीं कहता कि फ़लस्तीन एक इलीगल है या उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो कोई भी कंट्री, चाहे वो यूएस है, यूके है या कोई मुस्लिम कंट्री है, वो फुली एक्शन नहीं लेना चाहती ग्लोबल लेवल पे, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का कोई हल निकले। लोग सिर्फ बातें करते हैं, चाहे वो तुर्की हो गई, चाहे वो कोई और हो गया। खैर, अगर हम समरी में बात करें कि इन देशों के सपोर्ट में इतने अंतर क्यों है, कोई कम सपोर्ट कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह, मेन वजह दो ही हैं। वो ये है कि इसराइल का वर्ल्ड पावर की तरह राइज होना पूरी दुनिया में, और यूएस का यानी अमेरिका का इसराइल को फुली सपोर्ट करना, स्ट्रांगली सपोर्ट करना, और उसको आर्म सप्लाई करना और तरह तरह के चीज़ों में उसका सपोर्ट करना है। तो ये आज की वीडियो थी। जैसा कि हम सब ने देखा, इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, और कौन सी कंट्री फ़लस्तीन को फुली सपोर्ट करती है और कौन थोड़ा सा करती है, कौन न्यूट्रल है, कौन खुलकर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।